मेरा नाम आशुतोष है। मेरी उम्र 27 साल है और मैं बंगाल में रहता था। बंगाल में ही मैं एक कंपनी में नौकरी करता था। मेरे माता पिता गांव में रहते थे, मगर अभी कुछ महीनों पहले ही उनकी मौत हो गई और मैं पूरी तरह से अकेला रह गया। इस दुनिया में मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, बस कुछ रिश्तेदार हैं और कुछ दोस्त हैं। बंगाल में मेरा अपना घर है, क्योंकि गांव वाला घर बेचने के बाद मैंने कुछ पैसे डालकर बंगाल में एक छोटा सा घर खरीद लिया था और मैं यहीं पर ही परमानेंट शिफ्ट हो गया। पहले तो मैं बंगाल में रेंट के फ्लैट में रहा करता था, मगर अब जब माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे तो उस घर को बेचकर मैं इस घर में रहने के लिए आ गया था। हमारे गांव में ज्यादा रोजगार नहीं था, इसलिए हमारे गांव के जितने भी लड़के थे सब कहीं ना कहीं दूसरे शहरों में नौकरी कर रहे थे। मेरे भी कुछ ऐसे पढ़े लिखे दोस्त थे जो दुबई, अमेरिका जैसी कंट्रीज में पढ़ने गए थे और फिर उन्होंने वहीं पर नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी। मेरे माता पिता तो मिडिल क्लास थे, इसलिए मुझे पढ़ने के लिए विदेश नहीं भेज सके, मगर फिर भी मैं यहाँ नौकरी करके खुश था। मेरा अपने आप का गुजारा यहाँ पर आसानी से हो रहा था। मैं देखने में बहुत स्मार्ट था। मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जिनसे मेरी फोन पर बातचीत होती रहती थी। वो मेरे हालचाल पूछते और मैं उनके हालचाल पूछ लिया करता था। अब सभी यही कहते थे कि तुम्हारी उम्र काफी हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। आखिर ऐसे अकेले कब तक जिंदगी गुजारोगे। चाहता तो मैं भी यही था, मुझे भी एक साथी की जरूरत थी, मगर शायद किसी की बेटी को अपनाना आज के जमाने में इतनी आसान बात नहीं है। मुझे किसी से प्यार भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं ऐसा था ही नहीं। मैं ज्यादातर अपने काम से काम ही रखता था। हालांकि मेरे ऑफिस में ढेर सारी ऐसी लड़कियां थीं जो मेरे कांटेक्ट में थीं, मुझसे बातचीत करती थीं, मगर कभी भी किसी के साथ मुझे प्यार वाली फीलिंग नहीं आई थी, क्योंकि मैं एक संस्कारी और सुशील लड़का था। मेरे आस पड़ोसी भी मेरी तारीफ किया करते थे, क्योंकि मुझे इस मोहल्ले में रहते हुए 7 साल हो गए थे। जब मैं किराए पर रहता था तब भी मैंने कभी किसी की बहन बेटी को नजर उठाकर तक नहीं देखा था, और अब तो मैंने इसी मोहल्ले में अपना नया मकान खरीद लिया था। लोग मेरी बहुत तारीफ किया करते थे और मुझ पर भरोसा करते थे। इस मोहल्ले में मेरी काफी रेपुटेशन बनी हुई थी। मैं सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था। आज भी मुझे वो समय याद आता है जब मैं अपने पिता से बहस करके इस शहर में आया था। मेरे पापा मुझे ज्यादा पढ़ाना चाहते थे, मगर मैं काम करके पैसे कमाना चाहता था। मेरे पिता चाहते थे कि मैं एक सिविल इंजीनियर बनूं। उन्होंने मेरा एडमिशन एक बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। ये मेरी बुरी किस्मत थी कि मैं पहले ही सेमेस्टर में फेल हो गया। मेरे पिताजी का काम और गुस्से की वजह से बुरा हाल था, लेकिन उन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाना पसंद ही नहीं किया। उस समय मेरी उम्र 20 साल थी। पापा से साफ साफ कह दिया कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ, और जितना मैं पढ़ चुका हूँ इस हिसाब से मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा, हमारे गांव में तो मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए मैं शहर जाकर नौकरी करना चाहता हूँ। मेरी इस डिमांड की वजह से पापा ने कुछ नहीं कहा। मुझे पता चल गया कि पापा मेरा इस काम में कभी साथ नहीं देंगे, क्योंकि मैंने उनके सपने को तोड़ दिया था, उनकी उम्मीद को तोड़ा था। मेरे पिता एक मामूली से मजदूर थे। उनकी सैलरी में घर का खर्चा नहीं होता था, जबकि मम्मी जैसे तैसे गुजारा कर लिया करती थी। मैंने अपने पापा की उम्मीदों को तोड़ दिया था। इसी वजह से मैंने अपने तौर पर कोशिश करनी शुरू कर दी, लेकिन न जाने क्या बात थी, कामयाबी मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी। जबकि मैं दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी नौकरी के लिए चला गया था, वहां से भी मैं मायूस होकर लौटा था। मैं जिस काम में भी हाथ डालता मेरा वो काम खराब हो जाता था। मैं उन दिनों बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था और काम काज की कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बंगाल में अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं अपने दोस्त के कहने में आ गया था। मैंने अपने माता पिता को बता दिया कि मैं बंगाल में नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे खुद से दूर जाने के लिए साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि तुम्हें जो भी काम करना है, जैसा भी काम करना है, हमारे साथ रहकर करो। मगर मैं क्या करता, मैं तो अपने घर के हालात मजबूत बनाना चाहता था। अपने पिता को इस तरह से मजदूरी और कर्ज उतारते हुए मैं नहीं देख सकता था, और मैं पढ़ाई से भी बोर हो चुका था। मैं पढ़ाई में भले ही अच्छा नहीं था, मगर जो काम करता था उसमें हमेशा कामयाब होता था। काम तो बहुत मन लगाकर और ध्यान से किया करता था। मैं अपने माता पिता को अच्छी जिंदगी देना चाहता था, इसीलिए मैं उनकी मर्जी के बिना ही अपने दोस्त के साथ बंगाल चला आया। यहाँ पर मेरी नौकरी फिक्स हो गई। मैंने अपने माता पिता को मनाया। शुरू में तो वो थोड़े नाराज हुए थे, मगर जब मैंने उन्हें पैसे भेज दिए तो वो खुश हो गए थे,
क्योंकि मेरे पिता पर कुछ कर्ज था जो कि उन पैसों से धीरे धीरे खत्म होने लगा था। मेरी माँ मुझे बहुत याद करती थी, फोन पर कहती थी कि बेटा तुम्हें देखे हुए काफी दिन हो गए हैं, कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ। मैं उनका इकलौता बेटा था और उनकी आंखों का तारा था। मैं जैसा भी था मगर उन दोनों के लिए उनके दिल का सुकून था। लेकिन ऑफिस के काम इतने ज्यादा थे कि मैं अपने माता पिता से मिलने 2 साल तक नहीं गया। इस दौरान मैंने उनका सारा कर्जा उतार दिया था और घर में हर फैसिलिटी भी मौजूद करवा दी थी। मेरे पेरेंट्स मेरी नौकरी से खुश तो बहुत थे, मगर मेरी याद में मेरे माता और पिता दोनों ही बीमार रहने लगे थे। मैं कभी कभी उनसे मिलने जाया करता था, मगर उनका मन मुझसे भरता ही नहीं था। वो मुझे अपने पास रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं उनके पास कैसे रहता। मैं अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर उनके पास अगर जाता तो फिर हमारे घर के अच्छे हालात बिगड़ने लगते। धीरे धीरे एक एक करके मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए और फिर मैं अपने माता पिता के बिना ही इस दुनिया में अकेला रह गया। मुझे आज भी अफसोस है कि मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया था और मैं उनसे मिलने नहीं जा पाया था, मगर मुझे उम्मीद है कि वो मेरे माता पिता हैं, मुझे जरूर माफ कर देंगे। इसी तरह मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए काफी साल हो गए थे। यहाँ बंगाल में मेरी जान पहचान बहुत अच्छी हो गई। यहाँ पर मैंने अपना मकान खरीद लिया। लोग मेरी इज्जत करने लगे, मुझे जानने पहचानने लगे और मैं भी बंगाल के हर रास्ते और गली के बारे में अच्छी तरह से जान गया था। मैं जिस कंपनी में नौकरी करता था वहाँ पर भी मेरी अच्छी रेपुटेशन थी। हर हफ्ते मैं अपने दोस्त के साथ बंगाल के एक बड़े मॉल में शॉपिंग करने के लिए गया था। वहाँ पर मेरा टकराव एक ऐसी लड़की के साथ हुआ जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके लेके जा रही थी। उस दिन के बाद से हम जब भी संडे को मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते तो वो लड़की हमें नजर आ जाती थी और ये लड़की हमेशा अकेली होती थी या कभी कभी इसके साथ उसकी नौकरानी होती थी। वो अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग किया करती थी। उसकी शॉपिंग देखकर ही मुझे अंदाजा हो जाता था कि वो अकेली ही रहती होगी, क्योंकि वो जितना भी सामान लेती थी सिर्फ अपने ही लिए लेती थी। मैं उसे काफी समय से नोटिस कर रहा था। लगभग 6-7 बार वो मुझे इस मॉल में हर संडे को मिल चुकी थी। एक दिन वो बिल काउंटर के पास बिल बनवा रही थी। हम भी अपना बिल बनवाने के लिए बिल काउंटर की मेल्स लाइन में लगे हुए थे। वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और अपने बैग को बार बार चेक कर रही थी। वो शायद अपना वॉलेट लाना भूल गई थी। परेशानी की वजह से उसने अपने हैंडबैग और सारे शॉपिंग बैग्स को अच्छी तरह से देख लिया था, मगर उसका वॉलेट बैग में कहीं भी उसे नहीं मिल रहा था। वो सामान रखकर वापस जाने लगी तो मैंने उसे आवाज लगा ली और कहा कि आप ये सामान ले जाओ, मैं आपका बिल पे कर देता हूँ। वैसे भी आप यहाँ हर हफ्ते आती हो और मैं भी यहाँ अपने दोस्त के साथ हर संडे को शॉपिंग करने के लिए आता हूँ। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट संडे मुझे पैसे वापस कर देना। वो मेरी बात पर बहुत हैरान हुई और मुझे देखकर कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपको जानती नहीं हूँ, तो फिर मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ। मैं अभी अपने ड्राइवर को भेजकर अपने घर से पैसे मंगवाती हूँ, मैं बिल पे कर दूंगी। हाँ, इस सब में थोड़ा वक्त जरूर लग जाएगा, मगर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा तो मैंने उससे कहा, अरे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप शायद मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको यहाँ पर हर हफ्ते देखता हूँ, क्योंकि आप अकेली होती हो और ढेर सारी शॉपिंग करती हो। मैं भी यहाँ हर हफ्ते आता जाता रहता हूँ और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं होता तो आप मेरे दिए हुए पैसे मुझे वापस मत करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बात उसकी समझ में आ गई थी। वो तसल्ली भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहने लगी, आखिर मेरी इतनी मदद करने की क्या वजह है। तो मैंने सिंपल से शब्दों में कहा कि मुझे तो कोई भी नहीं है, मगर शायद आपको इस सामान की जरूरत हो और शायद यहाँ पर कुछ देर अपने ड्राइवर का वेट करना आपके लिए मुमकिन न हो, इसलिए मैं आपका समय बचा रहा हूँ। मैंने उसे बड़े लापरवाह स्टाइल में जवाब दिया था तो वो कुछ देर तक तो खड़ी हुई कुछ सोच विचार करती रही और फिर कहने लगी कि ठीक है, आप पेमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट संडे जब यहाँ आऊंगी तो आपको पैसे वापस लौटा दूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए काउंटर पर जाकर उसकी पेमेंट कर दी और सामान उसे देकर अपने दोस्त के साथ वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। वो बहुत अजीब से अंदाज में मुझे देखती हुई चली गई। अब हमेशा ही ऐसा होने लगा। वो जब भी मॉल में जाती तो उसी समय मैं भी मॉल में मौजूद होता था। उसने मुझे मेरे पैसे भी दे दिए थे और हर हफ्ते हमारी मुलाकात हो जाती थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के हालचाल भी पूछने लगे थे और उसके बाद हमने एक दूसरे के नंबर भी शेयर कर लिए। इस तरह हम दोनों की फोन पर भी बातचीत होने लगी थी। हम एक दूसरे की फैमिलीज के बारे में भी जान चुके थे और तभी मुझे पता चला कि दरअसल वो लड़की तो एक विधवा है।
जिसके पति की मौत हो चुकी है और वो अपने पति का बिजनेस और प्रॉपर्टी को संभालने की खातिर यहाँ पर रह रही है। वो दुबई की रहने वाली थी, मगर अब वो दोबारा पलटकर दुबई नहीं गई। उसकी फैमिली भी वहीं पर रहती है और ना ही उसने दूसरी शादी की, क्योंकि उसका शादीशुदा जिंदगी से विश्वास उठ चुका है। वो दुबई क्यों नहीं जाती? मैंने इसकी वजह उससे नहीं पूछी। वो देखने में इतनी खूबसूरत थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी और अपना घर बसा सकती थी। बेचारी कम उम्र में ही शादी के 2 साल बाद विधवा हो गई थी। जिस तरह उसने मुझे अपनी फैमिली और अपनी जिंदगी के बारे में बताया, मैं उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। मैंने भी उसे अपनी पूरी लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया था। और फिर एक दिन उसने मुझे अपने घर खाने के लिए इनवाइट किया, क्योंकि हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसके घर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके ज्यादा इंसिस्ट करने पर मैं तैयार हो गया और संडे को उसके घर खाना खाने चला गया। कहीं पर उसने अपने बारे में मुझे बताया था कि उसका पति एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी थी। वो इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, मगर उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसके साथ शादी करवा दी और वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि उसका पति शादी के बाद उस पर इतने अत्याचार करेगा और उसे सबके सामने बेइज्जत करता था। वो अपने माता पिता से इस शादी के लिए मना कर रही थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी एक नहीं सुनी। जब शादी के बाद उसने अपने पति के जुल्म सहे, उसने इस बारे में अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं बताया था और वो खामोशी से ये सब कुछ सह रही थी। जब एक दिन उसके घर वालों को इस बारे में पता चला कि उसका पति बहुत गलत इंसान है, तो उनको अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो अपनी बेटी को साथ ले जाने के लिए आ गए थे, मगर उसने मना कर दिया कि मैं यहाँ से अब वापस नहीं जाना चाहती। उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं तो आप लोगों से पहले ही मना कर रही थी कि मुझे इस इंसान के साथ शादी नहीं करनी, मगर अब जब जबरदस्ती मेरी शादी इस इंसान से करवा दी, तो मुझे जैसे तैसे इसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारनी है। इस तरह उसने अपनी फैमिली से सारे संबंध खत्म कर दिए थे और दुबई जाने से भी साफ इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद उसका पति मर गया, तो वो इस घर में अकेली रहने लगी। अब वो अकेलेपन की जिंदगी गुजार रही है। उसको किसी के साथ की जरूरत है। अब तो वो अपने घर वालों के पास भी नहीं जा सकती, लेकिन उसका कहना था कि मैं अपने पेरेंट्स से सारे संबंध खत्म कर चुकी हूँ और अब मुझसे इस अकेलेपन की जिंदगी में भी रहा नहीं जाता, तो फिर मैं कैसे वहाँ उनके सामने मुंह लटका कर जाऊंगी। उसके पति को मरते समय ये एहसास हो गया था कि उसने अपनी पत्नी के साथ बहुत मारपीट की और उस पर बहुत अत्याचार किया। वो मरते समय अपनी पत्नी से माफी मांग कर गया था और उसके नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस कर गया था। वो अब अकेली इस दौलत पर ऐश कर रही थी, मगर उसे दौलत से ज्यादा लोगों के साथ की जरूरत थी। मैंने उससे कहा, तुम अगर चाहो तो अपनी फैमिली के पास जा सकती हो, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उसने मेरी बात सुनकर एक ठंडी आह भरी और कहने लगी कि नहीं, मैं उन लोगों के पास कैसे जाऊं? वो लोग फिर से मेरी शादी अपनी ही पसंद के किसी भी इंसान के साथ करवा देंगे और अब मैं किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसके साथ मैं सारी जिंदगी एडजस्ट न हो सकूं। इसलिए जितनी जिंदगी यहाँ पर गुजर रही है गुजार लूंगी। उसका अंदाज बड़ा मायूस था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो कहने लगी, अपने पति के मरने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस करने लगी हूँ। अगर तुम कभी कभी मेरे साथ यहाँ आकर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लिया करो तो मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि मेरा इस शहर में कोई दोस्त भी नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने उसे फौरन ही हाँ कर दी थी, क्योंकि वो मेरी एक अच्छी दोस्त बन गई थी। और फिर मैं खामोश नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। उस समय न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया, मैंने उसे फौरन ही प्रपोज कर दिया। वैसे भी वो भी इस शहर में अकेली थी और मैं भी अकेला ही था, और वैसे भी हम दोनों की ट्यूनिंग तो अच्छी ही हो गई थी। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मुझसे शादी कर लो। मेरे लिए तुम और शायद तुम्हारे लिए मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि हम दोनों के ही आगे पीछे कोई नहीं है। मैं भी अकेला हूँ, मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और तुम अपने पेरेंट्स के होते हुए भी उनसे नहीं मिलती, और इस तरह हम दोनों ही एक दूसरे की तकलीफ को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो हम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। मुझे इस बात का यकीन है कि हम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे। मैंने उसे हाथों हाथ शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया था। मेरा ये इरादा नहीं था, लेकिन उसका रिएक्शन मेरे लिए हैरान कर देने वाला था। वो कहने लगी, मैं तुम्हें सोचकर इस बारे में 1-2 दिन में जवाब दे दूंगी। उसके इस तरह कहने पर मुझे थोड़ी उम्मीद हो गई थी कि शायद वो हाँ कह दे। ये 2-3 दिन मेरे लिए बहुत परेशान कर देने वाले थे। मुझे उम्मीद तो थी कि वो हाँ कर देगी, लेकिन इस बात का डर भी था कि कहीं वो इनकार न कर दे
और फिर तीसरे दिन उसने मुझे कॉल करके अपना जवाब हाँ में सुनाया था। मैं बहुत खुश हो गया और मैंने उससे कहा था कि अब हम जल्दी ही शादी कर लेते हैं। वो भी शादी के लिए तैयार थी और इसी तरह हम दोनों की शादी हो गई। हम दोनों अब बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। हमारी शादी को 1 महीना हो गया था जब अचानक मेरे अमेरिका वाले दोस्तों की कॉल आ गई, जो हमारे ही गांव से अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद नौकरी भी कर रहे थे। मैंने उनको अपनी शादी के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि वो अब की बार अपनी छुट्टियों में इंडिया आ रहे हैं और वो मेरे साथ मेरी शादी का सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने मुझसे नाराजगी भी जताई थी कि मैंने उन्हें अपनी शादी पर क्यों नहीं बुलाया। फिर मैंने उन्हें अपनी शादी के बारे में सारी बात बताई कि मेरी शादी कितने सिंपल तरीके से और कितनी जल्दी में हुई है और किस लड़की से हुई है। मैंने उन लोगों को पूरी स्टोरी बता दी थी और ये भी बताया था कि मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है। वो लोग बहुत खुश हुए थे और मुझसे मिलना चाहते थे। मेरे 3 दोस्त थे और तीनों ही अमेरिका में अपनी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी उनसे कभी कभी फोन पर बातचीत होती रहती थी, मगर अब वो मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने भी उनसे कह दिया था कि तुम लोग हमारे घर आ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए अपनी शादी की खुशी में एक अच्छी पार्टी अरेंज करूंगा। मैंने अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के बारे में बता दिया था और ये भी कह दिया था कि मेरे दोस्त कुछ दिन हमारे घर पर ही स्टे करेंगे। तो मेरी पत्नी ने मेरे दोस्तों के लिए घर में अरेंजमेंट करने शुरू कर दिए थे। मेरी पत्नी का नाम रोशनी था। रोशनी मेरा साथ पाकर सच में बहुत खुश रहने लगी थी और कह रही थी कि मैं बहुत खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे तुम्हारा साथ मिला है। रोशनी भी बहुत अच्छी थी, मेरे सारे काम किया करती थी और घर की जिम्मेदारी भी उसने अच्छी तरह से संभाली हुई थी। वो हमेशा घर में झिलमिली और मुस्कुराई सी रहती थी। मेरे दोस्तों को अगले हफ्ते फ्राइडे के दिन बंगाल में आना था। उन्होंने मुझे एयरपोर्ट उनको लाने के लिए कहा था और देखते ही देखते फ्राइडे का दिन भी आ गया था और मैं अपने दोस्तों को लेने के लिए बड़ी खुशी खुशी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। गाड़ी में हल्की आवाज पर म्यूजिक चल रहा था। इस समय मैं बहुत जोश में था क्योंकि एक तो मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली थी कि मेरी जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी और दूसरी तरफ मेरे दोस्त इतने सालों बाद मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे। फ्लाइट को लैंड हुए 15 मिनट गुजर गए थे और मैं इसीलिए तेजी से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। मेरे एयरपोर्ट पहुंचने तक वो तीनों क्लियरेंस करवाकर बाहर आ चुके थे और मैं उन तीनों से बड़ी हंसी खुशी के साथ मिला था और बहुत जोश के साथ उनको देख रहा था। वो तीनों भी मुझसे मिलने मेरे घर आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। मेरे एक दोस्त का नाम अमन था, दूसरे का राहुल और तीसरे का नाम लकी था। मैंने उन तीनों का सामान गाड़ी में रख दिया और मैं उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। उस समय मेरी पत्नी मार्केट गई हुई थी, उसे कुछ शॉपिंग करनी थी। उसे ये तो पता था कि मेरे दोस्त आज ही आ रहे हैं, मगर उसे ये नहीं पता था कि मैं अपने दोस्तों को लेकर घर पहुंच भी गया था। उसने मुझसे कहा था कि वो जल्दी ही घर वापस आ जाएगी, लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंच सकी थी। बाजार में इतनी देर सवेर तो हो ही जाती है। मैंने अपने दोस्तों को हॉल में बैठा दिया था और मैंने उनके लिए खाना पहले ही ऑर्डर कर दिया था। कुछ ही देर में वो लोग फ्रेश होकर आ गए थे और फिर जैसे ही खाना आया तो मैंने खाना टेबल पर लगाकर उन्हें आवाज दे दी थी। हम सब मिलकर खूब हंसी मजाक कर रहे थे और इस दौरान हम खाना भी खा रहे थे कि इतनी ही देर में मेरी पत्नी मार्केट से आ गई। उसके साथ उसकी पुरानी वाली नौकरानी भी मौजूद थी, क्योंकि वो घर से अकेली नहीं निकलती थी। मुझसे शादी हो जाने के बाद भी वो मेरे साथ ही जाती थी, या फिर मैं किसी काम में बिजी होता तो वो अपनी पुरानी नौकरानी के साथ चली जाती थी। उसके हाथ में ढेरों शॉपिंग के बैग थे। उसने अपनी नौकरानी से बैग को बेडरूम में लेकर जाने के लिए कहा, जबकि मेरी पत्नी मेरे दोस्तों की मौजूदगी महसूस करके हॉल की तरफ ही आ गई थी और फिर उसने माफी मांगते हुए अंदाज में कहा कि मैं माफी मांगती हूँ, मुझे घर आने में देर हो गई। मार्केट में टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। मैंने खुशी खुशी अपनी पत्नी से कहा कि कोई बात नहीं, ये लोग भी अभी कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं और अभी हम खाना ही खा रहे थे, आ जाओ हमें ज्वाइन कर लो। मैंने खुशी खुशी कहा, पर वो मना करते हुए बारी बारी मेरे दोस्तों से मिलने लगी। मेरे 2 दोस्त तो मेरी पत्नी को देखकर बहुत खुश हुए थे, मगर एक दोस्त जिसका नाम लकी था, वो ना जाने मेरी पत्नी को देखने के बाद कैसा शॉक्ड रह गया था। वो तो मेरी पत्नी को लगातार ही देखे जा रहा था, जबकि मैंने उससे कहा था कि क्या हुआ भाई, क्या मेरी पत्नी को देखकर तुम्हें करंट लगा? तो वो हंसकर कहने लगा, अरे नहीं नहीं, भाभी तो बहुत अच्छी लाए हो, बस यही देख रहा था। मेरे दोस्त मेरे घर पर अभी 1 हफ्ते रुकने वाले थे, क्योंकि वो पूरा बंगाल मेरे साथ घूमना चाहते थे। मैंने उनसे कहा था कि मैं बंगाल के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम लोग बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर पूरा बंगाल घुमा दूंगा। उसके बाद वो गाँव जाएंगे।
रात को मेरे सारे दोस्त मिलकर छत पर चले गए थे। हम सब लोग छत पर खूब हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी पत्नी से सब लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए कहा था। मेरी पत्नी किचन में अपनी नौकरानी के साथ मिलकर चाय नाश्ता तैयार कर रही थी और हम सारे दोस्त छत पर मौजूद थे। तभी मेरा एक दोस्त लकी कहने लगा कि उसे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम तो छत पर बना हुआ ही नहीं था, इसलिए वो नीचे वॉशरूम में चला गया। मगर मेरे दोस्त को नीचे गए हुए काफी देर हो गई थी। मेरे दोनों दोस्तों ने कहा कि देखकर आओ आखिर लकी कहाँ रह गया। मैं नीचे आया तो लकी मुझे सीढ़ियों पर ही मिल गया था। वो एक अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तुम्हें वॉशरूम में काफी देर हो गई, मैं तुम्हें देखने के लिए ही आ रहा था। तो लकी कहने लगा, अरे नहीं, मेरी एक कॉल आ गई थी, मैं बात करने में जरा बिजी हो गया था, चलो मैं ऊपर ही आ रहा हूँ। ये कहते हुए वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ चढ़ गया। मगर जब मैं अपनी पत्नी के पास चाय लेने के लिए गया तो मेरी पत्नी बहुत डरी सहमी सी नजर आ रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन मुझे बता रहे थे कि वो कुछ परेशान है। उसने जल्दी से मुझे चाय नाश्ते की ट्रे थमा दी और कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। मैंने अपनी पत्नी से उसकी तबीयत के बारे में पूछा कि तुम्हें क्या हो गया, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तो वो कहने लगी, नहीं, बस किचन में काम करने की वजह से सर में दर्द हो रहा है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैं उसकी बात सुनकर बेफिक्र हो गया और अपने दोस्तों के साथ छत पर मस्ती करने के लिए चला गया। हम सारे ही दोस्त छत पर खूब हंसी मजाक कर रहे थे। मगर लकी को ना जाने क्या हो गया था, वो बार बार मेरी पत्नी की खूबसूरती की ही तारीफ कर रहा था। हमारे घर में 2 रूम थे। मैंने एक रूम अपने दोस्तों को दे दिया था, वो लोग उसमें सोने के लिए चले गए थे और मैं अपनी पत्नी के साथ जाकर कमरे में लेट गया था। मेरी पत्नी ने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं कहने लगा, क्या हुआ, कमरे का दरवाजा क्यों बंद कर रही हो, गर्मी हो रही है, खुला रहने दो। तो वो कहने लगी, हम हमेशा घर में अकेले रहते हैं, लेकिन आज आपके दोस्त आए हुए हैं, इसलिए मैं कमरे का दरवाजा बंद कर रही हूँ। अच्छा नहीं लगता घर में मेहमान होते हुए हम दोनों पति पत्नी दरवाजा खोलकर सोएं। ये कहकर मेरी पत्नी बिस्तर पर आकर मेरे बराबर में लेट गई थी। मुझे उसकी बात पसंद आई थी, उसे अपनी इज्जत का ख्याल था। फिर वो कहने लगी, आपके दोस्त तो अच्छे हैं, मगर आपके दोस्त यहाँ से कब जाएंगे। मैं उसकी बात पर चौंक गया था। मैंने कहा, रोशनी, मेरे दोस्तों को आए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम जाने की बात कर रही हो। मैंने तो तुम्हें बताया था कि वो हमारे घर लगभग 1 हफ्ता रुककर जाएंगे। तो वो कहने लगी, नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछकर तसल्ली कर रही थी। इसके बाद वो करवट लेकर सो गई और मैं भी सो गया था। अगले दिन फिर से जब मेरी पत्नी सबको नाश्ता सर्व कर रही थी तो मैंने देखा कि वो फिर से कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। अपनी पत्नी को इस तरह से परेशान मैंने कभी नहीं देखा था जितनी वो मुझे अब नजर आ रही थी। न जाने उसकी परेशानी की क्या वजह थी, वो हमेशा खिलखिलाई और मुस्कुराती रहती थी, मगर अब तो उसके चेहरे पर पूरी तरह से उदासी छाई हुई थी। वो मुझसे भी खुलकर कोई बात नहीं कर रही थी और ना ही हंस रही थी और ना ही ज्यादा मुस्कुरा रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ कमरे में टीवी देख रहा था और मेरी पत्नी हमारे कमरे में मौजूद थी। मैं अचानक जैसे ही अपने कमरे में आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी की आंखों में आंसू है और वो दबे दबे एहसास में रो रही है। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम रो रही हो। तो उसने बात को पलट दी और कहने लगी, नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, दरअसल मैं अभी किचन से प्याज काट कर आ रही हूँ, बस उसी के आंसू अभी भी मेरी आंख में है। अपनी पत्नी की बात पर मैं बेफिक्र हो गया था, मगर मुझे पता था कि वो मुझसे झूठ बोल रही है, क्योंकि उसके चेहरे की परेशानी उसकी सच्चाई साफ जाहिर कर रही थी। मेरे दोस्तों ने बाहर घूमने के लिए कहा। मुझे भी अपने दोस्तों के साथ आउटिंग करने जाना था, इसलिए मैंने उन लोगों को तैयार होने के लिए कहा और मैं खुद भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में आ गया था। मैं जैसे ही अपने दोस्तों को तैयार होने के बाद उनके कमरे में बुलाने गया तो मेरे दोनों दोस्त अमन और राहुल तो चलने के लिए तैयार हो गए थे, मगर लकी कहने लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो नहीं जाना चाहता। लकी का कहना था कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मेरा पेट ही खराब है और सर में भी दर्द हो रहा है, तो मैं बाहर नहीं जा सकूंगा। ये ना हो कि घर से जाने के बाद मेरी ज्यादा तबीयत खराब हो जाए तो मुझे घर पर आराम करने दिया जाए। लकी की बात पर मुझे यकीन आ गया था, वो घर में ही रहकर आराम करना चाहता था, जबकि बाकी दोस्तों ने कहा कि तुम आज आराम कर लो और कल हमारे साथ आउटिंग पर जरूर चलना। इस बात पर लकी राजी हो गया था, कहने लगा, कल मैं तुम लोगों के साथ जरूर चलूंगा। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया था कि लकी घर में ही रहेगा, तुम उसके लिए परहेज का खाना बना देना,
क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी पत्नी अचानक ये बात सुनकर घबरा गई थी और वो कहने लगी कि मैं आपके दोस्त के साथ घर में अकेली रहूंगी। मैंने उससे कहा, हाँ, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो अपने कमरे में है और कमरे से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दवाई खाकर वो सो जाएगा। तुम उसके लिए परहेज का खाना बना देना। मैं अपने दोस्तों के साथ 3-4 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम लकी पर भरोसा कर सकती हो। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरे दोस्त के घर में होने पर मेरी पत्नी खुश नहीं है। उसके चेहरे पर परेशानी के एक्सप्रेशन और ज्यादा बढ़ गए थे। मेरी पत्नी कहने लगी, तो जब आपके दोस्त की तबीयत ठीक हो जाए आप लोग तब आउटिंग पर चले जाना। मैंने कहा, लेकिन एक दोस्त के चक्कर में बाकी दोस्तों का तो मैं मूड खराब नहीं कर सकता ना। अगर तुम्हें उससे डर लग रहा है तो तुम अपनी नौकरानी को फोन करके बुला लो। वो तुम्हारे साथ यहाँ पर रुक जाएगी और मैं जब आ जाऊंगा तो तुम उसे वापस भेज देना। मेरी पत्नी कहने लगी, अच्छा ठीक है। मगर मेरी पत्नी मुझे ठीक नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर मैंने पिछले 2-3 दिन से मुस्कान नहीं देखी थी। न जाने उसकी मुस्कान कहाँ खो गई थी। मैं ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि आखिर मेरी पत्नी को क्या हो गया और उसे क्या परेशानी है। मैं अपनी पत्नी को समझा बुझाकर अपने दोस्तों के साथ निकल आया था। अपने सारे दोस्तों के साथ घूम फिरकर रात को खाना खाकर मैं अपने दोस्तों के साथ घर में वापस आया तो घर में एक गहरे सन्नाटे ने हमारा स्वागत किया था। मुझे ऐसा लगा शायद मेरी पत्नी उस समय घर पर नहीं है। वो वैसे भी मेरे दोस्त से डर रही थी। शायद वो अपने पुराने घर चली गई होगी। और लकी का तो मुझे पहले ही पता था कि वो कमरे में आराम कर रहा है, लेकिन वो दोनों ही अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। अब मुझे टेंशन होने लगी क्योंकि लकी की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे दोनों दोस्त तो कमरे में चले गए थे, मगर मैं उन दोनों को देखता हुआ पूरे घर में टहल रहा था। मैं जैसे ही छत की तरफ गया तो मुझे सीढ़ियों पर ही बातों की आवाजों ने रोक लिया। लकी मेरी पत्नी से कह रहा था, रोशनी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा और फिर तुम दोनों का रिश्ता जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मुझे अपनी पत्नी के रोने की आवाज आ रही थी। वो बार बार उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी पत्नी बार बार न जाने क्यों मेरे दोस्त के सामने रो रही थी। मैं सीढ़ियों पर ही खड़े होकर उन लोगों की बातें सुन रहा था, जबकि मेरा दोस्त बार बार उससे एक ही बात कह रहा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने दोस्त को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा और फिर तुम दोबारा बेघर हो जाओगी। मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा ऑफर दिया था। अगर तुम मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती तो आज तुम मेरे चंद पैसों की नौकरी करने वाली मामूली से दोस्त की पत्नी बनकर ना बैठी हुई होती। और सुना है कि इससे पहले भी तुम्हारी शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से हुई थी जो तुम्हारे ऊपर हाथ तक उठा दिया करता था, मगर मरते समय वो अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर गया। अगर तुम चाहो तो अभी भी मेरा कहना मान सकती हो। इस बारे में तुम्हारे पति को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी खूबसूरती का कितना दीवाना हूँ। मुझे लड़कियाँ और लड़कियों की खूबसूरती बहुत पसंद है। तुम जैसी ना जाने कितनी लड़कियाँ मेरे बिस्तर पर आकर चली गईं, मगर तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसका मुझसे जिंदगी में दोबारा सामना हो गया। मैं इस बात का फायदा उठाना चाहता हूँ। तुम मेरी चाहत पूरी कर दो तो मैं खामोश रहूंगा, लेकिन अगर तुमने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं आशुतोष को सब कुछ बता दूंगा। मेरी पत्नी कहने लगी कि तुम जैसा घटिया इंसान और कर भी क्या सकता है। जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी पहले बर्बाद की थी उसी तरह तुम अभी भी मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आए हो। बस फर्क इतना था कि पहले मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी अधेड़ उम्र के आदमी के साथ करवा दी थी क्योंकि मेरी गलती की यही सजा थी। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ दोबारा से वो गलती नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरा हंसता बसता घर उजड़ जाए। लकी कहने लगा, तो फिर मान जाओ मेरी बात और बचा लो अपने हंसते बसते घर को। मैं उन दोनों की बातों को सीढ़ियों पर खड़ा हुआ बहुत देर से सुन रहा था और अब मुझसे उनकी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए मैं फौरन ही छत पर चला गया और मैं जाकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। वो दोनों मुझे देखकर अचानक चौंक गए। सबसे ज्यादा हैरान तो मेरी पत्नी हो रही थी, जो लकी के साथ न जाने इतनी देर से क्या क्या बातें कर रही थी। उन दोनों की बातें तो मैंने सुन ली थी, मगर उन दोनों की किसी भी बात का मतलब मुझे समझ नहीं आया था और मैं यही मतलब जानने के लिए उनके सामने खड़ा हो गया था। मैंने कहा, तुम दोनों आखिर इस समय यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो? तो लकी कहने लगा, अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं इसीलिए छत पर ठंडी हवा खाने के लिए आया था। भाभी मुझे चाय देने के लिए आई थी, बस और कुछ नहीं। और हम दोनों ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। मैंने जल्दी से लकी का गिरेबान पकड़ लिया और उससे कहा, बता मुझे कि तू मेरी पत्नी से इतनी देर से क्या बातें कर रहा है।
मैं सुन रहा था कि तू उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और वो बार बार तुझसे किसी बात की रिक्वेस्ट कर रही है। मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है, पर मैं उन बातों का मतलब समझना चाहता हूँ। आखिर तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। लकी और मेरे बीच में झगड़ा शुरू हो गया। लकी मेरे गिरेबान पकड़ने पर गुस्सा हो गया था। मेरी पत्नी बहुत डर रही थी और उसने रोना शुरू कर दिया था। हम दोनों के झगड़े की आवाज सुनकर मेरे दोनों दोस्त भी छत पर आ गए थे और उन दोनों ने हम दोनों को अलग करवा दिया और कहने लगे कि बैठकर तसल्ली से भी तो बात की जा सकती है। वो लोग हमें नीचे ले गए और फिर हम लोगों ने बैठकर बात की। मैंने देखा कि मेरी पत्नी लगातार रोए जा रही थी। लकी को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस ना चले, वो मुझे मारने के लिए तैयार हो रहा था। वो मुझसे कहने लगा कि आशुतोष, तू नहीं जानता, तेरी पत्नी तुझसे पहले मेरे अफेयर में रह चुकी है और मेरे साथ सब कुछ कर चुकी है। ये एक घटिया औरत है। तूने इसके साथ शादी करके अपनी जिंदगी खराब कर ली। तू इसे डाइवोर्स देकर अभी अपने घर से निकाल दे, वरना ये सारी जिंदगी न जाने कितने लड़कों के साथ अफेयर में रहेगी। मैंने जैसे ही अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वो रोते हुए इनकार में सर हिलाने लगी। मैंने लकी से कहा कि तू खामोश हो जा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बताओ मुझे क्या सच्चाई है, मैं तुम्हारे मुंह से सारी बात सुनना चाहता हूँ। मेरी पत्नी रोकर कहने लगी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, मगर आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे धोखे खाए हैं। मैं अब आपकी तरफ से कोई धोखा नहीं खाना चाहती और ना ही आपको कोई धोखा देना चाहती हूँ। मैंने कहा, अच्छा, मुझे सारी सच्चाई के बारे में बताओ। उसने मुझे बताया कि दरअसल लकी और मेरी फ्रेंडशिप फेसबुक पर हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से मैसेज पर खूब बातें किया करते थे और उसके बाद हमारी बात कॉल पर होना शुरू हो गई और फिर इतनी बढ़ गई कि इसने मुझसे शादी करने के लिए कहा और कहने लगा कि तुम अपने घर से भागकर अमेरिका आ जाओ। मेरे लिए अमेरिका जाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी इस इंसान की मोहब्बत की खातिर मैं अपने घर से भागकर अमेरिका चली गई। वहां जाने के बाद इसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और मुझसे शादी भी नहीं की और मुझे दोबारा दुबई जाने के लिए कहा। मैं अपने घर से भागकर इसके पास गई थी, मगर इसने मुझे धोखा दिया। ये तो अच्छा था कि मेरे पास पैसे थे और मैं जिस तरह से अमेरिका गई थी उसी तरह से वापस आ गई, वरना मैं अमेरिका की सड़कों पर बेइज्जत होती रहती। मैं अपने घर वापस आई तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उन लोगों का कहना था कि तुम जब भाग गई थी तो वापस क्यों चली आई हो। अब मैं उन्हें क्या बताती कि जिस इंसान ने मुझे प्यार के नाम पर धोखा दिया और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके मुझे छोड़ दिया। मेरी गलती की सजा यही थी कि मेरे परिवार वाले मेरी जल्द से जल्द शादी कर देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी इंडिया में करवा दी। लेकिन यहाँ शादी करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा पति तो बहुत ज्यादा अधेड़ उम्र का है। मेरा पति ये बात जानता था कि मैं पहले अपने घर से भाग चुकी हूँ, इसलिए वो मुझे रोज मारता पीटता था और मुझे मेरी गलती की सजा दिया करता था। शादी करने के बाद मेरे घर वालों ने मुझसे सारे संबंध खत्म कर दिए थे, मगर अब जब मेरी शादी तुमसे हो गई और इस इंसान का सामना मुझसे हुआ तो फिर ये चाहता है कि मैं फिर से इसके साथ कांटेक्ट में रहूं और इसको खुश करती रहूं, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। जिस दिन से ये यहाँ पर आया है मुझे इस काम के लिए फोर्स कर रहा है, डरा रहा है और धमका रहा है। इसने मुझे ब्लैकमेल किया हुआ है कि अगर मैंने इससे दोबारा बातचीत करना शुरू नहीं की तो ये हमारे अफेयर के बारे में तुम्हें सब कुछ बता देगा और फिर तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दोगे। इसके पास सबूत भी है, क्योंकि जब मैं इसके पास गई थी तो इसने बड़े प्यार से पहले हम दोनों की एक साथ फोटो ली थी, जो आज भी उसके पास है। इसने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया और इसने मुझे भी इसी तरह इस्तेमाल किया। अब ये मेरा शादीशुदा घर उजाड़ना चाहता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा इसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, जो था वो पहले ही खत्म हो चुका। अब मैं सिर्फ आपकी पत्नी हूँ और आपकी पत्नी रहकर ही जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं और मेरे दोनों दोस्तों ने घूरकर जब लकी की तरफ देखा तो लकी ने अपनी नजरें झुका ली थी। मैंने लकी को इस समय मारना पीटना शुरू कर दिया तो मेरे दोस्तों ने हम दोनों को बचा लिया। मैंने कहा, तुम विदेश में रहकर अपने देश के संस्कार भूल गए हो। हमें सिखाया जाता है कि हमें औरत की इज्जत करनी चाहिए। मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है। तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे मुझे पता नहीं था। तुमने इसके साथ इतना गलत किया और तुम अब भी उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। मेरे दोस्त भी लकी को कुछ इसी तरह की बातें कह रहे थे। हम तीनों ने इस समय लकी से सारी फ्रेंडशिप खत्म कर दी और उसे मेरे घर से निकल जाने के लिए कहा था। लकी बहुत शर्मिंदा हो रहा था और फिर वो वहां से अपना सामान लेकर जा चुका था। मैंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा था और उसे तसल्ली दी थी कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं थी।
तुम्हें लकी के बारे में मुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। अगर तुम मुझे सब कुछ पहले ही बता देती तो आज तुम्हें इस मुसीबत का सामना ना करना पड़ता और ना तुम्हें इतना परेशान रहना पड़ता। मेरे दोस्त लकी की हरकत से बहुत शर्मिंदा हुए थे और फिर वो कुछ दिन मेरे घर गुजारने के बाद हमारे घर से जा चुके थे। हम तीनों ने ही लकी से फ्रेंडशिप खत्म कर दी थी, लेकिन हमें कुछ दिनों बाद पता चला था कि लकी को एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली वालों के पास गांव में ही है और वहां से दोबारा अमेरिका वापस गया ही नहीं। लकी को उसके किए की सजा मिल गई थी। वो आज भी बिस्तर पर बीमार पड़ा हुआ है। हमने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की और ना ही उससे कोई कांटेक्ट किया। अब मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।